प्रजातंत्र की यह बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और अपनी मेधा से तमाम परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके आए प्रशासनिक अधिकारीगण आपसी सामंजस्य से लोक की सार्वभौमिक उन्नति प्रगति का न केवल खाका खींचते हैं वरन उसे वास्तविकता के धरातल पर उतारते भी हैं। इन दोनों ध्रुवों के एक साथ स्वस्थ कार्यप्रणाली से कार्य करने से जहां बीमार राज्य समृद्धि के राजपथ पर अग्रसर हो जाते हैं, वहीं अगर नीयत बुरी हो तो इनके एक सुर में कार्य करने से बहुत जगहों पर अराजकता भी सिर उठाने लगती है। उत्तर प्रदेश की सियासत के अपने रंग रहे हैं। एक समय ऐसा था, यहाँ के नेताओं पर सत्ता का नशा इस कदर सिर चढ़कर बोल रहा था कि उस नशे में वह बड़े से बड़े अधिकारियों को अपमानित करने से बाज नहीं आते थे। मगर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय चक्र घूमा और ऐसा घूमा कि वर्तमान में योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में अधिकारियों को बिना किसी दबाव के जनहित में कार्य करने की स्वतंत्रता मिली, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को अनुचित और गैर वाजिब दबाव से आजादी मिली और जनता को भी यह परिवर्तन अच्छा खासा रास आने लगा। मगर सत्ता के मद में चूर रहने वाले कुछ नेताओं को इस परिवर्तन के संग सामंजस्य बैठाना रास नहीं आया। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने सत्ता आने पर रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से जूते साफ कराने का घटिया विवादित बयान दे डाला। तनख्वाहियों से नहीं डरते हैं। और देखिए कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। फिर उसके बाद जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय आजकल मुरादाबाद के कमिश्नर हैं और अभी हाल ही में संभल में घटे हिंसा के बाद उन्होंने आगे आकर स्थिति को संभाला। जी हां, आज हम आपकी बात में बात करने जा रहे हैं 2005 बैच के आईएएस अधिकारी श्री आंजनेय कुमार सिंह की। ये जो टीजर अभी आपने देखा, वो शख्सियत हमारे साथ अभी मौजूद हैं और आज हम आपसे जानना चाहेंगे जो सियासत और ब्यूरोक्रेसी का जो रासायनिक संबंध होता है वो हमें समझना होगा। आपसे समझने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम गौतम सिंह है और सर, सबसे पहला सवाल आपसे है कि हमें बड़ी आपके बारे में एक जानकारी मिली, हमें बड़ी खुशी भी हुई कि आपने मास कम्युनिकेशन पहले कंप्लीट किया और यूपीएससी के पहले, और उसके बाद आपने थोड़ी समय के लिए जर्नलिज्म भी की। तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई एक ऐसे चर्चित जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारी बिरादरी से ताल्लुक भी कभी रखते थे। तो क्या सर, क्या अच्छा नहीं लगा इसमें? दरअसल हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है। आज जब मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ तो मैं ये मानता हूँ और मुझे लगता है कि मैं शायद इसी सेवा के लिए बना था। कई बार होता है जब आपको ये अंदाज़ा नहीं होता, जब हम रास्ता चल रहे होते हैं कि कौन सी मंजिल हमारी है, और उस मंजिल के तलाश में आप कई सारे जगहों पर कोशिश करते हैं। तो मैंने भी एक बार मास्टर्स कर लिया इंग्लिश लिटरेचर से। लिटरेचर मुझे पसंद है, हालांकि उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया। और उसके बाद जर्नलिज़्म का एक उद्देश्य भी था। जर्नलिज़्म एक एरिया था जो मुझे पसंद था, तो उस तरफ भी मैंने कोशिश की। पर बहुत जल्दी मुझे समझ में आया कि शायद जो मैं चाहता हूँ ज़िंदगी से हासिल करना वो दूसरी जगह पर है, और वो शायद ये मुकाम था। उस जगह पे संयोग से ऐसा हुआ कि जिस रास्ते पे मैं चलना चाहता था वो रास्ता मुझे मिल भी गया, वो मंजिल भी मुझे मिल गई, और उसके ज़रिए अब जो असली उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, एक देखा मैंने कि आप इस समय सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहे हैं और आप भी गाहे बगाहे आप भी सोशल मीडिया पर कुछ अपने भी कंटेंट डालते रहते हैं। मैंने एक्स पर आपकी एक पोस्ट देखी जिसपे आप बेहिचक अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को आपने दिखाया, बताया है उसमें, और अपने संघर्षों को भी आपने दिखाया। तो
क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि अभाव में शख्सियत संवरती है? नहीं, अभाव शख्सियत जो संवरनी रहेगी, जो मेहनत करेगा वो किसी भी तरीके से संवरेगा। ये तो प्रैक्टिस का सवाल है। वो राजमहल में अर्जुन भी धनुर्धारी बन सकता है और जंगल में एकलव्य भी। दोनों की अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि है, लेकिन दोनों के अपने अपने संघर्ष हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रैक्टिस है। लेकिन जो जहाँ तक ये बात है कि ऐसा भी नहीं रहा कि मैं बहुत ज़्यादा अभाव में रहा हूँ। जब मैं बाकी सबसे तुलना करता हूँ जिस जगह पे मैं था, तो मुझे लगता है कि मैं बाकी अगर तुलनात्मक तौर पे देखूँ तो मैं काफ़ी ठीक था। आज भी जब उन चीज़ों की बातें होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं कर पाता, समय भी नहीं मिलता, और वैसे भी अगर मौका मिलता भी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करता। पर मैं ये ज़रूर जो हम मेरे संपर्क में आते हैं उन सभी लोगों से बात कहता भी हूँ कि ये सारा कुछ आपके प्रैक्टिस में है, पर संघर्ष ही आदमी को मजबूत बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। वो संघर्ष चाहे आपको नेचुरली मिले, चाहे आप अपने आप को संघर्ष में डाल दें, बिना किसी लक्ष्य के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में आपको जो भी है, एक तो आपके आँखों में सपना होना चाहिए और उस सपने का कारण भी होना चाहिए, और फिर आप पूरी तरह से जब शिद्दत से उसके पीछे लगते हैं, जाते हैं, तो आपको वो हासिल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि से ज़्यादा जो अगल बगल में देखता हूँ तब भी और आज भी जो मुझे इंस्पायर करता है वो वही है। मैं अंधेरे में उजाले खोजता फिरता हूँ और मुझे कभी निराश नहीं होना पड़ा। तो जो भी है वो वही संघर्ष है, और वो सबके लिए है। जितना ज़्यादा आदमी मुश्किलों में होता है वो मुश्किल से निकलने की कोशिश करता है। उस कोशिश में ज़्यादातर बार अगर शिद्दत से कोशिश की है तो कामयाबी मिलेगी, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि निराशा भी मिलती है। उसका फिर आगे का रास्ता ये होता है कि फिर आप कोशिश करें। मैं ये देखा कि 2015 में जब आप एज ए IAS यूपी प्रतिनियुक्ति पे आए और यहाँ का माहौल आपने देखा, कहीं ना कहीं लखनऊ में काम करने का आपका मन था, और 2015 में आप जिले में आपको एज ए कलेक्टर पोस्टिंग मिली। एक सामान्य व्यक्ति का जो मन में वो रहता है कि आप एक एज ए कॉमन मैन, एज ए कलेक्टर, एज ए कॉमन मैन आपने आपको स्थापित किए। फतेहपुर से रामपुर में आपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम जो देखते आ रहे हैं कि पॉलिटिशियंस हमेशा से हमारे यहाँ एज ए हीरोइक फिगर रहता है, कलेक्टर्स को कहीं ना कहीं उनके पीछे काम करने का हमेशा से मौका दिया गया है। लेकिन जब आप जिले में आए, आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को काम करते हुए जनता को आप नजर आए, और इस हीरोइक फिगर को लोगों ने जाना और उसके साथ आपसे कनेक्ट कर पाए। इसको आपने कैसे किया? हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, भारतवर्ष में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो पब्लिक के सामने हीरो के तौर पे तो हमारे पॉलिटिशियंस ही आने चाहिए, इसमें कहीं कभी मुझे कोई भ्रम रहा नहीं। हम उनके पीछे काम करते हैं। जो सरकार है वो सरकार को लोग चुनते हैं और हम उस व्यवस्था में उनके अधीन काम करते हैं, पॉलिसी को लागू करते हैं। हाँ, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप पब्लिक से ज़्यादा घुलते मिलते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा सुनते हैं, जो लागू करने की व्यवस्था है उसको लोगों से बातचीत करके जब उसको करते हैं तो लोगों का भरोसा आपके ऊपर ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि लोग आपके बारे में ज़्यादा बात करने लगते हैं। जब मैं आया तो मैं वाटरशेड मैनेजमेंट में काम कर रहा था। उसका पब्लिक से सीधा सरोकार नहीं होता, लेकिन जो काम होता है उसका पब्लिक को सीधा बेनिफिट होता है। और मुझे एक अवसर मिला क्योंकि उस समय बुंदेलखंड में पानी की किल्लत थी और मैं उस समय वाटरशेड का काम करवा रहा था। और अगले ही साल जब बुंदेलखंड के कई हिस्से में बाढ़ आई और उसमें जब मैंने वाटरशेड का रोल देखा कि हाँ है, मुझे बड़ी संतुष्टि हुई। मैंने पहली बार उन कामों में GPS की तकनीक का इस्तेमाल किया था, तो कामों में किसी तरीके का हेर फेर करना मुश्किल था। क्वालिटी में अप डाउन कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हो सकता था जैसा लोग कहते थे कि भाई मिट्टी का काम है चाहे करो ना करो, ये उस समय धारणा थी। और फिर उसके बाद मैं बुलंदशहर गया। बेसिकली क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि बैकग्राउंड है मेरा, जो
साधारण पृष्ठभूमि है, गांव का बैकग्राउंड है, उस गांव के बैकग्राउंड से मुझे बहुत मदद मिलती है लोगों से जुड़ने में और लोगों की समस्या को समझने में। और एक्चुअल में तो यही हर सरकार का मंतव्य होता है कि हम लोगों की समस्याओं को उसके कारणों के साथ समझें और उसका जितना बेहतर हो समाधान दें। शायद ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई सरकार चाहेगी कि लोगों तक उसका मैसेज ख़राब पहुँचे। हम उसका ज़रिया हैं तो वो बेहतर तो पहुँचनी चाहिए, हम उसके मैसेंजर हैं। और शायद इसीलिए जो सामने होता है वो दिखता है तो लोग उसको उसमें हमारा हीरोइक चीज़ देखने लगते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हीरोइक जैसा नहीं, सबके साथ मिलजुल कर एक टीम भावना के साथ। और मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा, कभी भी एक आदमी अकेले या एक अधिकारी अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें पूरी टीम काम करे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि मुझे एक अच्छी टीम मिली और उस टीम के माध्यम से काम करा और आज भी कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने वाली टीम होती है। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप फ्रंट पे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं तो लोगों में आपका नाम जाता है, आप लोगों से बातचीत की शुरुआत करते हैं तो लोगों में आपका नाम जाता है। और इसलिए शायद वो अब कई बार किसी वजह से आपका नाम थोड़ा प्रचलित हो जाता है तो भी लोग आपको उस नज़रिए से देखने लगते हैं बेसिकली। लेकिन हमारी संतुष्टि हमारा काम है, जो सरकार हमें दायित्व देती है उस दायित्व की पूर्ति है। एक जो आपको चैलेंज लगा होगा कि एक अध्यापक का पुत्र होना मतलब बड़ा अनुशासित तरीके से, मतलब उससे अपेक्षा ऐसी की जाती है कि वो कुछ गलत या कुछ ऐसा बचपना भी नहीं कर सकता, ऐसा होता है। तो एक अध्यापक के, क्योंकि उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है समाज के लिए, तो ऐसे में वो किस प्रकार की चुनौतियां आपने बचपन में ऐसा देखी या जब आप तैयारी कर रहे थे उस दौरान किस तरह का रहा था? नहीं, अध्यापन जो प्रोफेशन पहले जिस तरीके से लिया जाता था वो निश्चित रूप से एक उसका दायरा था, एक आदर्श कंडीशन हुआ करती थी। ये नहीं कहूँगा कि सभी उस दौर में थे। तो जो चैलेंज होता है ना, वो जो पिता अगर अध्यापक हो तो पिता के प्रति ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एक आइडियल कंडीशन में ले जाने की कोशिश करता है और वो ठीक भी होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो चुनौती भी है और जो हमारा सबसे बड़ा आज की डेट में ताकत भी है, वो है अनुशासन। अनुशासन में ढालने की आदत पड़ जाती है और मैं आज इस बात को का एहसास करता हूँ, आज ये समझ पाता हूँ कि वो अनुशासन कितना आगे लेके जाता है। वो जब कन्वर्ट हो जाता है सेल्फ डिसिप्लिन में, कि आप अपने जीवन में एक अनुशासित तरीके से ही चलेंगे बहुत सारी चीज़ों में, तो वो आपको प्रोपेल करता है आगे बढ़ने के लिए। वो समय की चुनौतियाँ और जो आपने कहा कि ग्रामीण जीवन का अभाव, तुलना करें तो अभी ज़्यादा अभाव है। अगर प्राकृतिक जो नेचुरल जिस एटमॉस्फेयर में हम पले बढ़े वो बहुत ही ज़्यादा वो एफ्लुएंट था, बहुत ज़्यादा समृद्ध वातावरण था जिसमें हम पले। ठीक है कि जो सुविधाएं हैं, जिसको आज लोग सुविधाएं कहते हैं, कि बड़ी बिल्डिंग्स हों या पढ़ने के आधुनिक साधन हों, वो नहीं थे। और जो लाइफस्टाइल है जो आज की, जिसको लोग काउंट करते हैं कि वो होना आपके जीवन में ज़रूरी है, वो नहीं था। पर जो जीवन की ज़रूरतें, बेसिक जो नीड जो थी वो पूरी हो जाती थी और बहुत कायदे से पूरी होती थी। हम अच्छा खा सकते थे, जो अपने खेतों में उगाते थे, जो हेल्दी था। हमें अच्छा दूध मिल जाता था, हमें पानी साफ मिलता था जी, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक तरफ की चुनौती वो था, वो अपने आप को एक शेप में ढालने का था। दूसरी तरफ एक अनुभव जो पैबस्त हो गया, अंदर कहीं एकदम गहरे धंस गया, और वो आज भी बहुत काम आता है। जब लोगों से हम बात करते हैं, लोगों की भावनाओं को समझने में बहुत काम आता है। पिछले कुछ दशक में, चाहे मैं किसी राजनीतिक पार्टी को, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि को दोषी नहीं देता हूं, लेकिन हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक लोग हैं जो गांव से आते हैं और वो इस चीज को देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पद पे आने के बाद वो कोई भी कारण हो सकता है, उनसे छूट जाता है। लेकिन आपने उस चीज को आगे बढ़ाया और उसका
आम जनमानस आपसे कनेक्ट कर पा रही है। लाख विरोध रहे आपके और भी जिलों में, एज ए कलेक्टर आपके बहुत सारी बुराइयां हुई, लेकिन उसके बाद भी आपने लोगों से कनेक्ट किया, लोगों से मिलने का। कोविड में जैसा कि मैं देख पाया कि कोविड में आपने जो छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें थी उस पर आपने लड़ाई भी लड़ी। अब किस लेवल की लड़ाई लड़नी पड़ती है एक प्रशासनिक अधिकारी को, आपने लड़ी होगी। इन सारी चीजों की ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? उसका रूट वहीं पे है। बेसिकली जब हम सर्विस में आए थे तो सर्विस हमारे लिए एक लाइवलीहुड का जरिया तो है ही है। देखिए, हम जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ वहाँ पर जो ये सेवा है उसको बड़े एक ललक से देखा जाता है। सब लोगों की एक सपना होता है कि हम इस सर्विस में जाएं, क्योंकि हमने ग्राउंड पे वही देखा। और जिस दौर में मैं पला बड़ा हूँ उस समय तो कलेक्टर एक चीज़ हुआ करती थी, ये सोचते थे जी, तो ये होता था कि अगर एक बार ना कलेक्टर के पास सारी समस्याओं का समाधान होता है। आज भी जो सामान्य लोग हैं जब मेरे पास आते हैं कहते हैं साहब आप चाहेंगे तो नहीं होगा। मेरे यहाँ के लोग, गांव के लोग भी जिस चीज़ को जो हो सकने वाली चीज़ नहीं है उसमें भी कहते हैं आप चाहेंगे और नहीं होगा, क्योंकि उनको तो यही लगता है कि वो कलेक्टर वाली इमेज है, कलेक्टर चाहे तो सब कुछ होगा। शुरुआत तो हमारी भी वैसे ही हुई कि हाँ उस जगह पे पहुंचूंगा, लेकिन उद्देश्य अलग था कि जो चीज़ें मैंने देखी थी अपने इर्द गिर्द अपने आसपास, वो लगता था कि अच्छा उस जगह पे पहुंचेंगे तो इसको मैं ज़रूर सुधार दूंगा या सुधार सकने। उस समय एक ना सपना होता है, आप रियलिटी जो हकीकत है जो हम सोचते हैं उससे थोड़ी अलग होती है, पर फिर भी स्कोप बहुत होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकें। जो ऊर्जा है उसी स्वप्न से आती है, उस जिजीविषा से आती है जो हम देखा करते कि अच्छा इस समस्या का समाधान, वो समस्या मेरी हो जरूरी नहीं है वो मेरे बगल के व्यक्ति की हो सकती है, मेरा काम करने वाले की हो सकती है, कि मैं देखता हूँ अच्छा वहाँ पे शायद समस्या का समाधान होता। आप अपने आसपास देखते हैं, जब मैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि जितनी स्वतंत्रता हमें दी गई है, जो हमारे दायित्वों के अंदर आता है, उसमें अगर हम उस चीज़ को कर पाए तो सार्थकता है कि आप यहाँ पर हैं, और अगर आप नहीं कर पाए तो बड़ी अफसोस की बात हमारे लिए भी होगी। मुझे लगता है कि ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी ऐसे ही सोचते हैं। ये अलग बात है कि परिस्थितियाँ उनकी अलग हों, अलग तरीके से वो काम कर रहे हों, अलग तरीके से रिफ्लेक्शन हो। बहुत बार जो मैसेज फील्ड में जाता है, लोगों के बीच में जाता है, वो वही नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे हैं चीज़ें किस तरीके से डिस्टोर्ट होती हैं। मेरे बारे में जो अच्छा है वो ज़रूरी नहीं कि सब अच्छा ही हो। कई बार वो चीज़ें अच्छा पहलू ही जाता है, कई बार किसी का बुरा ही पहलू जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो उतना बुरा ही हो। ये हम एक ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहाँ कई बार परिस्थितियों के अंदर हम निर्णय लेते हैं, जो बेस्ट होता है उस समय वो निर्णय लेते हैं। कई बार अच्छा निकलता है, कई बार बुरा निकलता है, पर वो उसी तरीके से होता है। पर हाँ, ऊर्जा तो हमेशा इसी से आती है कि जब आपका एक संकल्प हो, आपने आपकी एक सोच हो, जो आपका पैशन हो, तो उसमें आप चाहते हैं कि जितना बेहतर कर सकें। और ये तो मेरा प्रदेश है, फिर लगता है जितना भी किया कम है। हमारा तो एक दायरा है, उस दायरे के अंदर काम करते हैं। जिस जगह पे सरकार हमें ड्यूटी देती है उस जगह पे काम करना होता है। वो पूरी की पूरी मिट्टी वही तो है, उसमें जहाँ भी काम करने लगता है अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान जब आप लोगों की मदद कर रहे थे तो ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा होगा कि इस समुदाय के लोग हैं, इस समुदाय के लोग हैं। मदद तो आप एक ह्यूमन बीइंग का कर रहे थे, एक जरूरतमंद की मदद कर रहे थे। तब यही मीडिया उस चीज़ को पॉजिटिव वे में भी दिखाई, लेकिन कभी कभी यही चीज़ होती है, जैसे संभल में एक दुर्घटना हुई, जो भी उसके रीज़न जो भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि आप भाई चीज़ों को आके मैनेज किए, लोगों को जब चीज़ों को मैनेज किए तो जो मैनेज किया, जो हमको आपको जो जान पा रहा है वही हमारे आपके बारे में बता। तो आप दोनों समुदायों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आप लगभग 6-7 सालों से इस मंडल में एज ए कलेक्टर आपने इसी मंडल में काम किया, एज ए कमिश्नर आप काम कर रहे हैं। तो कहाँ ये छवि का कौन उससे लोग हैं जो आपकी छवि को कहीं ना कहीं से ये एक सामुदायिक ढांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैं क्या कहूँ, किसी का हो सकता है कि किसी को मेरा तरीक़ा पसंद ना आए। ये भी हो सकता है कि किसी ने मुझसे जो उम्मीद की उसको मैं उस उम्मीद पर ना
वो उसकी उम्मीद के हिसाब से न कर पाऊँ। क्योंकि मैंने कहा कि जो लोगों को दिखाई देता है वैसा ही नहीं होता, कि आप जो चाहते हैं नहीं ये तो कर ही देंगे और फिर भी नहीं कर रहे हैं। एक उदाहरण दूंगा यहीं का। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कमिश्नर साहब ने बहुत किया, पर एक महिला हैं, सम्मानित हैं, उनके द्वारा लगातार कहा जाता है और लगातार उनके साथ शिकायत की जाती है कि इस व्यक्ति ने तो अपमान किया। वो भी अपनी जगह सही हो सकती हैं, उनका अपना नज़रिया हो सकता है। ये जो चीज़ें चलती हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलती हैं कि किसका अच्छा हो पाया नहीं हो पाया, जो उसके दृष्टिकोण से है। हम तो एक दायरे के अंदर काम करने वाले हैं ना, एक नियम कानून के अंदर काम करने वाले हैं। एक हमारे लिए सीमा तय की गई है, उस सीमा के अंदर काम करेंगे और हम पूरी कोशिश करते हैं। उसके बावजूद हो सकता है कि उस पूरी कोशिश के बावजूद भी चीज़ें सही न हो पाएं। हर एक आदमी अपना एस्पेक्ट देखता है, दूसरा एस्पेक्ट नहीं देखता। हम दोनों के एस्पेक्ट देखते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं तो दोनों के एस्पेक्ट से निर्णय लेते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हमारा निर्णय हमेशा सही होता है, कभी निर्णय गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं आ पाई हों, किसी एक चीज़ पे ज़्यादा तथ्य रहे हों तो हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो जो आलोचना है उसका कारण सही भी हो सकता है और ज़्यादातर वेस्टेज इंटरेस्ट हो सकता है। पर जो बात इसकी है कि हमारे लिए तो सभी है ना, जो भी है, न तो सरकार ने कभी कहा और न तो संविधान ने कभी कहा, न हमारे नियम कानून ने कभी कहा। हमारे लिए एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, वो उसी हमारे दायरे के अंदर, हमारी ड्यूटी के अंदर, हमारे कर्तव्य के अंदर है। तो मैं उसका जवाब यही दूंगा कि कुछ लोगों ने कुछ पहले मुझसे कहा था कि विपक्षी लोग, हमारे लिए कौन पक्ष और विपक्ष है, हमारे तो सभी पक्ष ही पक्ष हैं। और न तो कभी हमें इस तरीके के निर्देश होते हैं कि नहीं आप इसको तो देखना, इसको मत देखना। कभी हुआ ही नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम कभी इस तरीके की चीज़ों और सोचते भी नहीं है। लोग जब बातें करते हैं तो अच्छा, हम लोग सोचते हैं अच्छा ये भी एंगल हो सकता है। नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पक्ष विपक्ष का सॉफ्ट कॉर्नर तो होता होगा। कभी नहीं, हमारे स्तर पर नहीं होता। देखिए क्या है, इसको इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अब बताइए कि एक मंत्री हैं, अगर वो आएंगे तो उनके प्रति हमारा प्रोटोकॉल एक अलग तरीके का है, एकदम है, और उनको सम्मान दूंगा मैं, और एक अलग तरीके से उनका सम्मान होगा। अब कोई तर्क करे कि नहीं मैं भी विधायक, वो भी विधायक, तो आप उनको विशेष तरजीह क्यों दी? हम उस परंपरा से अलग नहीं हट सकते ना। हम उस दायरे, मैंने कहा ना, हम नियम कानून के अंदर चलते हैं और उसी दायरे के अंदर काम करते हैं। क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं, और जो कोई एक्सपेक्ट हमसे कर सकता है जो कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं? जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का एक काम करने का तरीका है, वो तरीका अपना नहीं है, वो तरीका डिफाइंड तरीका है, दिया हुआ है। चाहे हम जिस स्तर पर काम कर रहे हो, चाहे हम सचिवालय में काम कर रहे हो, चाहे फील्ड में काम कर रहे हो। जनरली क्या होता है कि जब आप फील्ड में काम कर रहे हो तो लोगों के संपर्क में होते हैं, आपको देखा जाता है, आपके बारे में लोग अखबारों में छपता है, पढ़ा जाता है, तो आपके बारे में धारणा बनाई जाती है। यही अगर मैं सचिवालय में रहता तो शायद कोई धारणा नहीं बनाता, क्योंकि तब मेरा जो भी निर्णय होता उस सरकार का हिस्सा होता। 2015 में प्रतिनियुक्ति पर आप उत्तर प्रदेश आए और 2017 में आपको योगी सरकार ने रामपुर जिले का आपको दायित्व दिया। जिला अधिकारी के रूप में आपने रामपुर को संभालने की कोशिश की और उसमें सबसे पहले ही जिस तरह से आपके साथ आपकी कुछ उनके बयान भी आए, और उस बयान से क्या आप उस दौरान, आगे को तो सब जानते हैं कि उसके बाद हुआ क्या, लेकिन जो उस समय की स्थिति, आखिर वो मनोदशा क्या थी जिस पर आपने उस दौरान किस तरह से अपने आप को संभाला और किस तरह से आपने काम किया? देखिए, इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं। लोगों को जो चीज़ बाहर लगती है, जो सच्चाई है उससे थोड़ी दूर है। किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी न थी, न है, न रहेगी। और कम से कम उस जो अपने जो शासकीय दायित्वों के निर्वहन करते हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई पसंद नापसंद हो सकता है, पर जब हम प्रशासनिक दायरे में आते हैं तो नहीं। ये सही है कि बहुत सारी चीज़ें उस समय हो रही थी,
पर जो हुआ और जिसको लोग काउंट करते हैं कि नहीं आपने इस तरीके की चीज़ें की, वो उससे कनेक्ट नहीं थी जिससे लोग जोड़ते हैं। ये ठीक है कि इलेक्शन के दौरान बहुत सारे वक्तव्य दिए गए और जो व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ दिए गए वो अपनी जगह पर हैं और रिकॉर्डेड हैं, और उन मामलों में भी जो विधिक कार्रवाई होनी थी वो हुई। पर बाकी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो इस बात से जुड़ी थी कि बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की, उनकी जांच हुई, जांच के उपरांत वो सही पाई गईं और उसके बाद उस पर कार्रवाइयाँ हुई। दोनों अलग अलग हैं जी, दोनों की पृष्ठभूमि अलग है, पर जो है वो एकदम से दस्तावेजी है। नहीं, लेकिन जब भी देखा गया आपकी जो कार्यप्रणाली है, यदि ऐसे रहे तो उसके बाद बहुत से नेता अनुशासित भी हुए। अनुशासन का पाठ आप अभी बता भी रहे थे, आप अनुशासित होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत से आपके उस मतलब एक वो ऑफिसर्स के लिए भी एक वो आइडल रहा कि आप जो है पहली बार मैंने अभी देखा कि गजेटियर सबसे पहली बार मुरादाबाद मंडल का आया है, ये 55 वर्ष बाद ही, क्योंकि इसके पहले मंडल का तो कभी नहीं आया, मेरे ख्याल से ये पहली बार गजेटियर कोई आया है। और जो 1968 में मतलब 55 वर्ष पहले शायद एक जिले का गजेटियर, मुरादाबाद जिले का गजेटियर आया था। तो ये सब करने के पीछे मतलब वास्तव में ये सरकार की मंशा है या वास्तव में मैं मानूं कि आप ही की मंशा है? न ये मेरी मंशा है न सरकार की मंशा है, कोई टारगेटेड नहीं है, ये आवश्यकताओं से निकला है। प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों से निकला है। जैसे आपने गजेटियर का उदाहरण दिया, क्यों गजेटियर होने की ज़रूरत है? क्या सिर्फ इसलिए कि हाँ एक गजेटियर होना चाहिए? क्या है, जब हम प्रशासनिक व्यवस्था में मेरे बाद कोई आएगा उसको इसके पहले की चीज़ें चाहिए होंगी कि इसके पहले क्या था। अगर उसको ये मिल जाता है कि पहले क्या हुआ, कैसे चल रहा था, तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली गजेटियर क्या है, पीछे की हिस्ट्री तो है ही है, साथ ही साथ हमारी पूरी क्रियाविधि का एक संकलन है, एक तरीके का रजिस्टर है, दस्तावेज है जी। इसको हम जैसे जैसे अद्यतन करते जाते हैं वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, लोगों के लिए। एक और भी चीज़ है, हमें बार बार अपने जैसे सवाल उठाया जाता है कि अच्छा कर क्या रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, या ये लोग तो यूं ही बैठे रहते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं देखो ये आंकड़े हैं, एक जगह इकट्ठे हैं, हमें सबको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि देखो हम कर रहे हैं आपके लिए। तो ये एक संकलन है उन सारे कार्यों का। अच्छा, पहले ब्रिटिश पीरियड में गजेटियर बनाए जाते थे, उनका अपना एक कारण होता था, बिना कारण के तो ये नीड नहीं, ये इसकी नीड नहीं महसूस हुई होगी जी। आज भी वो कारण मौजूद है कि हम हर साल दर साल अपने आप को अपडेट करते चलें इस तरीके से कि हमें आगे प्रशासनिक सुविधा हो, लोगों को भी हो, और लोगों को किसी चीज़ के लिए पूछना ना पड़े। ये एक ट्रांसपेरेंसी का भी ज़रिया है कि हम पारदर्शी तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आज का समाज जब आगे बढ़ रहा है, आज का समाज क्या है, कैसे है, कौन सी अपनी परंपरा लेके आगे बढ़ रहा है, कौन सी परंपरा आगे के लिए छोड़ रहा है, इन सब का एक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। तो जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं या करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, इस मंडल में पहला अमृत सरोवर बना। अमृत सरोवर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में उसको कहा, तो उस सरोवर की संकल्पना आई कहाँ से? वो भी नीड पर ही आधारित है कि जब मैं एक जगह जा रहा था तहसील में समाधान दिवस पे दौरे पर जी, तो वहाँ पे देखा कि कूड़े का ढेर है। वहाँ 2 मिनट जाम लगा था, तो जाम लगा रुक गया तो देखा कि यहाँ कूड़े का ढेर है, तो पीछे देखा तालाब है और उसमें भी कूड़ा डाला जा रहा है। तो भाई क्यों डाला जा रहा है? रिपोर्ट ली तो पता चला कि तालाब है और यहाँ कूड़ा भी पड़ रहा है। ग्राम पंचायत थी, ग्राम प्रधान को बुलवाया तो पता चला ग्राम प्रधान ने पिछले कई समय से कुछ कार्य ही नहीं किया डेवलपमेंट का, और पैसा भी पड़ा हुआ है। बात हुई तो रास्ता निकला, मैंने कहा सब लोग लगाओ, पूरी समुदाय को लगाओ, इस तालाब की शक्ल बदलनी है। पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वेस्ट डिस्पोजल,
जो कूड़े का समाधान है, हम ऐसा गड्ढा है तो आप कूड़ा फेंकने लगेंगे, आप बिना जाने कि ये हमारे लिए भविष्य में किस तरीके का उपयोग रखता है। वो उस जगह से वो निकली और बाद में वो एक सुंदर सरोवर का उसने रूप ले लिया। बाद में जो जिलाधिकारी आए उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, उसके बाद एक सुंदर सरोवर बन गया। ये जो सारी चीज़ें निकलती हैं ये लोगों वो ज़रूरतों से निकलती हैं, और ये मेरा मानना है जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान सामान्य है। समस्याएं लोगों से उपजी हैं, समाधान लोगों के अंदर है। बस हमें लोगों से बात करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान मैं ही दूंगा, मैं उसका ज़रिया बन सकता हूँ जी, लेकिन समाधान तो कम्युनिटी में लोगों से बातचीत करने पे निकलती है। अब हमें उसको शेप देना होता है। हम कैसे उस समस्या का समाधान का शेप देंगे। बहुत बार हम कहते हैं कि अच्छा बिना नई चीज़ के लिए आए या पैसे इसके लिए तो इतना सारा पैसा चाहिए होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ों पे देखा है कि पैसा मूलभूत चीज़ नहीं है, ज़रूरी है पर मूलभूत चीज़ नहीं है। मूलभूत चीज़ है आइडिया, और वो समाज देता है। जी जी। उसी समाज से उपजा है। तो मतलब इस तरह से गजेटियर ये मुरादाबाद में ही हुआ, ऐसा आप चाह रहे हैं कि अन्य जगहों पर, अन्य जगह के भी लोग ऐसा कर सकते हैं, इस चीज़ को लाना चाहिए, करना चाहिए? मेरे चाहने की बात नहीं है, शासन ने पहले ही ये निर्देश जारी कर दिए हैं। लखनऊ और मुरादाबाद के मॉडल गजेटियर जनपदों के तैयार हो रहे हैं और बाकी जनपदों के भी तैयार। नहीं, जनपदों के तो हो रहे हैं, मंडल के कोई ऐसे मतलब कमिश्नरेट से या यहाँ से आपकी तरफ से जैसे एक आपने इनिशिएटिव लिया, लेकिन इस तरह का इनिशिएटिव किसी और मंडल से या इस तरह? दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो भी जैसे जो आयुक्त हैं वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं या शासन का इस पर क्या नज़रिया रहता है, क्या दृष्टिकोण है। मेरे लिए मंडलीय गजेटियर इसलिए आवश्यक हो गया था कि 1980 में ये मंडल बना और 1980 के बाद से कोई गजेटियर नहीं है। 1981 का जो एक गजेटियर था वो केवल बस यूं कहिए कि पिछले वाले गजेटियर को छाप दिया गया आगे, बस इतना ही था। वो एक फॉर्मेलिटी की तरह। तो मंडल बनने के बाद एक रूप और उसके बाद दो जनपद बन गए नए। तो कोई अद्यतन स्थिति नहीं थी और मंडल की एक समेकित कोई सूचना नहीं थी। तो मेरे लिए एक साथ कई चीज़ें हो गई। अच्छा, गजेटियर बनाने के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे हमने कई आंकड़े दुरुस्त किए जो चले आ रहे हैं चूँकि उस पर किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो बस पड़े हुए हैं आंकड़े, क्योंकि अभी उसकी किसी स्कीम में आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये कि संभल और अमरोहा नए जनपद बने, उनके आंकड़े मुरादाबाद से ओवरलैप कर रहे थे, उनको हमने सुधारा। नदियों का कोई आंकड़ा नहीं था, जबकि यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं। लेकिन मैंने लोगों से पूछा, अच्छा आपको कितनी नदियाँ पता है? 2 या 3 के बाद चौथी। बहुत किया, किसी ने 4 बता दी, उसके बाद बताई नहीं। 20 नदियाँ निकली एक जनपद में। मुझे खुद ही एक ही नदी मालूम है। तो ये वास्तव में ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक पत्रकार महोदय ही हमसे बात कर रहे थे कि विवाद की जड़ ही यही गजेटियर था, संबल। नहीं, देखिए अब आपका नज़रिया है कि आप उसको कैसे लेते हैं। गजेटियर में चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, जो इतिहास है उसको बदल नहीं सकते। हम आज की चीज़ों को दर्ज करते समय सावधानी बरत सकते हैं कि जो उसमें चीज़ें जाएं, जो आंकड़े दर्ज हों, वो एकदम सटीक होने चाहिए। हमारा तो काम है, गजेटियर क्या है? आंकड़ों का संग्रह। हम अपना विचार नहीं उसमें डाल सकते और नहीं गजेटियर में हमने कोई विचार डाला जी। पर ये रिसर्च भी है, गजेटियर को पे रिसर्च किया। अब जैसे 2 उदाहरण आपको बताऊंगा एकदम संक्षिप्त में कि रामपुर में एक जगह है, पुराना मकबरा जैसा बना हुआ है, खंडर है, तूती का मकबरा उसको कहते हैं जी। और उसके बारे में लोगों में अभी भी आप पूछेंगे तो धारणा ये है कि यहाँ पर रात में कोई जाएगा तो भूतनी पकड़ लेती है। भूतनी वो एक तवायफ है और तूती एक तवायफ थी जिसको नवाब ने मार डाला, और मार इसलिए डाला उनसे बहुत प्यार करते थे, उसके बारे में तमाम कहानियाँ प्यार करते थे। फिर वो बेगम जो महलों का जो साजिश होती है उस साजिश का शिकार हुई और फिर नवाब ने उसके 2 टुकड़े कर डाले। अब ये बात ये डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि अच्छा ठीक है, अगर एक तवायफ थी और नवाब ने उसको मार डाला तो उसका मकबरा क्यों बनवाया? क्योंकि रामपुर में 2 ही मकबरे आप देखेंगे बड़े बने हुए हैं जी। एक पहले नवाब फैजुल्ला अली खान की और दूसरी तूती बेगम की, और दोनों पास पास हैं। तो उसके पीछे
हमने रिसर्च की, फिर रज़ा लाइब्रेरी में तमाम दस्तावेज तलाशे गए तो उसमें तूती बेगम का दीवान मिला। उस दीवान से कहानी शुरू हुई। फिर कई लोगों की मदद लेके फिर हम इस बात पे पहुँचे कि वहाँ पे हुआ करते थे एक सादत अली ख़ान, जिनको जानते थे लोग छम्मम साहब के तौर पे, छम्मम साहब और फिर हैदर अली ख़ान। वहाँ से जब हम पहुँचे तो जो असलियत निकल के आई वो ये थी कि तूती बेगम बाकी जो बेगमात थी जो नवाब ने जिनसे शादी की थी, एक तो उनका निकाहनामा मिला, वो तीसरी बेगम थी। उसके बाद बाकी सारी बेगमों का जो बैकग्राउंड था वो एलीट बैकग्राउंड था, लेकिन ये साधारण बैकग्राउंड से आई थी। तो निश्चित रूप से और उनसे जो शादी करने वाले थे वो यूसुफ अली खान थे, नवाब यूसुफ अली खान। गदर का पीरियड था 1857 का। और उस समय आप देखेंगे रामपुर में गालिब भी आए, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार आए, और उसी समय आप तानसेन घराने का विकास देखेंगे। और फिर कुछ ही समय बाद तानसेन घराने से वहाँ पे 2 घराने और धीरे धीरे करके निकले, और जिसको रामपुर सहसवान घराना, जिसके एक उस्ताद अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई। तो 2 घरानों का इतिहास निकला, और फिर ये पता चला कि तूती बेगम तो एक्चुअली एक अध्येता महिला थी। शास्त्रीय संगीत में दक्ष थी जी। और उनको पढ़ने लिखने का भी शौक़ था। वो संभवतः सुबह रियाज करती होंगी। एक अंदाज़ा जो निकला, और एक अखबार में एक जगह बस लिखा हुआ है कि वो तवाइफ थी, और उसका आधार शायद यही था कि वो रियाज करती थी। उस ज़माने में रियाज केवल तवाइफें किया करती थी, तो उनको तवाइफ मान लिया गया। हम लोग देखते हैं जैसे एक घर बन रहा है तो घर में हम कोशिश करते हैं कि अपनी बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दें, बेस्ट से बेस्ट संसाधन दें, अच्छे से अच्छे आर्किटेक्ट लगाते हैं। तो घर का जो मालिक होता है वो तो सब कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन मेन रोल वहाँ आ जाता है सुपरवाइजर का, जो हम लोग जान पाए। तो सुपरवाइजर की निगरानी में सब कुछ होता है तो बहुत बढ़िया आलीशान महल भी बन जाता है, और नहीं तो कहीं वहीं उसी मकान में सीलन आता है। तो ये वाला रोल और लोग क्यों नहीं आपसे सीख रहे हैं? हो सकता है आपसे सीनियर भी हो सकता है आपसे जूनियर है, लेकिन अच्छी चीजें तो किसी से सीखी जा सकती। मैं तो खुद अभी लोगों से सीख रहा हूँ। बात सीखने की नहीं है, एक परंपरा से चली आ रही है। हमारे भी सीनियर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और शायद वही लागू कर पा रहा हूँ। कई बार तो अपने जूनियर्स से भी मैं सीखता हूँ। कई बार पब्लिक का कोई व्यक्ति आके सिखा जाता है। सीखने की जो बात है वो रिफ्लेक्ट होती है काम से। क्या होता है, कोई काम अप्रिशिएटेड हो गया, कई बार वो जो दिखता है कई बार वो नहीं दिखता है। जैसे अगर मैंने ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया होता, बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, पर आपको नहीं दिखता, तो शायद आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते। बहुत सारी जगहों पे हो सकता है ऐसे काम कर रहे हों लोग, लेकिन वो दिख नहीं रहा हो। हमारे यहाँ वो दिख रहा है इसलिए कि हम उसके सरफेस पे आगे आ गए। ये अप्रिसिएशन जो आपके अंदर है, हमें लगता है कि आप जैसे हम गौतम जी बैठे, हम लोग भी एक दूसरे को ऐसे प्राय अप्रिसिएट करते हैं। तो जैसा मैं वही इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि जैसे कि आप रामपुर में रजा लाइब्रेरी भी जाते हैं, आप रामपुर में उस लाइब्रेरी को भी ढूंढ लेते हैं जो दीवालों के अंदर है, उस बुलडोजर को भी ढूंढ लेते हैं जो जमीन के अंदर है। ये सारी चीजों को आपने जब एज ए कलेक्टर कनेक्ट किया होगा तो ठीक है, लोगों ने उसको एक परसेप्शन बना दिया कि आपको बात बुरी लगी। बात तो आप एक ऐसे पद पे बैठे हैं, तो वो भगवान राम थे, उनके बारे में बोला गया, ठीक है, उन्होंने एक डिसीजन लिया, उसके पीछे कुछ ना, हम भगवान से नहीं आप उस चीज की तुलना करते। लेकिन कहीं ना कहीं आप एज ए जब कलेक्टर काम कर रहे थे तो आपका ये वाला जो साहित्य वाला जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने एक पोस्ट की थी मंगलेश जी की कि एक आदमी ने फूल को माथे से लगाया तो अपने आप को बादशाह के रूप में पाया, और एक ने पैर से कुचला तो बादशाह के यहाँ एंट्री नहीं पाई। तो ये वो राजनेता क्यों नहीं समझ पाए कि ये वो आंजनेय जी हैं, इनको अगर माथे से लगाए तो हो सकता है उनकी बहुत सी चीजें आज सकुशल होती। ऐसा ये चीज भी हो सकती है क्या? अब कौन क्या दृष्टिकोण रखता है ये तो मैं नहीं कहूँगा। बात बस इतनी सी है कि जो चीज़ें किसी एक के जीवन में होती हैं, वो उसके परिस्थितियाँ उसके साथ होती हैं, वो घटित होती चली जाती हैं। दूसरे के साथ वो परिस्थितियाँ आएंगी ये ज़रूरी नहीं है, ना आ सकती हैं, बिल्कुल नहीं आ सकती। मुझे क्या पता था कि मैं जिन जगहों पे मेरी पोस्टिंग हुई और जिन जगहों पे पोस्टिंग के लिए मेरी चर्चा हो रही है, मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। दूर दूर तक जैसे कहते हैं ना, एस्पायर करना, कि आप चाहते थे कि वहाँ जाएं। कई बार लोग कहते हैं आपको तो प्लान करके भेजा गया। मैं तो उस जगह पे सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊँगा।
फिर ठीक है, आप वहाँ गए, वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से लोग आप जानते हैं। मेरी जगह शायद कोई और होता, नहीं तो कर रहा होता। भाग्य को मानते हैं आप? नहीं, भाग्य की बात नहीं, मैं परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि जिस जगह पे, वो जगह पे मैं था, उस एक परिस्थिति की वजह से मैं आज लोगों की नज़र में हूँ। क्या पता मेरी जगह कोई और होता, वही कर रहा होता, वो उसकी नज़र में होता। ये तो मैं तय कर नहीं सकता, कोई नहीं तय कर सकता ना कि उसी परिस्थिति में वो भी आएगा और शायद मुझसे बहुत बेहतर करने वाला अगर किसी और को मौका मिलता तो मुझसे भी बेहतर। नहीं, जैसे हम लोग देखो, ईश्वर भी क्षमतावान व्यक्ति को ही जिम्मेदारियां देता है। ऐसा नहीं है, रामपुर में आपने अच्छा काम किया, मुरादाबाद में भाई इस संभाग के आयुक्त बहुत सारे आए होंगे, बहुत लोगों ने काम किया होगा, लेकिन संभल जैसी घटना फिर कभी नहीं हुई होगी, अब हुई। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को आप बाहर निकाल रहे हैं कि भाई वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, दोनों समुदाय कैसे इस संभल में रहते थे, उन सारी चीज़ों को आप एक दिन में, कोई दंगा नहीं खत्म हो जाता है। आप सोचिए कि मतलब किसी को लखनऊ से नहीं आना पड़ा, सब कुछ यहाँ से मैनेज हुआ, तो ये तो एक आपके अंदर क्षमता है, तभी तो मैनेज हुई होगी। ये तो सबकी क्षमता है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रारंभिक तौर पे तो डीएम और एसपी काम करते हैं ना, वो फील्ड पर संभाल रहे थे। ये मैं तो सबके सामने दिख रहा था, वो तो, और उनके नीचे काम करने वाले मैंने देखा, एक एसडीएम है, एक एएसपी है, मैं देख रहा हूँ दोनों दिन रात लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग उस जगह पे काम करते, एक पूरी टीम काम कर रही होती है, एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता। हाँ, मैं लोगों को चीज़ें प्रेजेंट कर रहा था, उन्हीं सब लोगों से तथ्य लेकर, तो लोगों को लग रहा था कि हाँ ठीक है, मैं ही काम कर रहा हूँ। एक पूरा तंत्र काम कर रहा होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे ऊपर भी सुपरविजन होता है। तो लखनऊ में जो हमारे उच्चाधिकारी हैं वो भी उस पर, उनकी निगाह थी। होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप किसी एक व्यक्ति का या एक अधिकारियों के समूह का आप की सक्सेस के तौर पे देखते हैं, एक्चुअल में वो पूरे सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक एक टीम काम कर रही होती है जो इंटरव्यूवन होती है। मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं है कि बहुत सारे सीनियर्स मेरे हैं अलग अलग सर्विसेज में, जिनकी सीखी हुई बातें बहुत काम आती हैं ऐसे समय में। और वो, मैं तो क्या हूँ, वो अनुभव की खान है और उन्होंने काम भी किया है। अब क्या हुआ कि उनका उस परिस्थिति में नाम नहीं हो पाया या लोग उनको नहीं जान पाए, क्योंकि उनको जिस परिस्थिति में चीज़ें मिली शायद वो मेरी परिस्थिति से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने मुझसे बहुत बेहतर काम किया होगा, बहुत सारे हमारे कुलीग्स कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स कर रहे हैं, पर उनकी परिस्थितियां शायद मेरी परिस्थिति से अलग थी, इसलिए वो उस तरीके से उभर नहीं पाई। हमने पूरी एक टीम वर्क करके कंट्रोल कर लिया। बस ये चांस की बात है। डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, हमने कमिश्नर का कभी ऐसा किसी जिले मंडल में कभी देखा ही नहीं कि मतलब ऐसा कोई केस हो रहा हो और उसमें कमिश्नर जाके उसको संभालते हैं और फिर वास्तव में बचा भी लिया आपने। तो ये मतलब कैसे आपके मतलब कैसे आप इस पे आप इनिशिएटिव लेते हैं, किस तरह से इस पर, जैसे, और इतने सरल, इतने सौम्य, लेकिन डिसीजंस इतने दृढ़ कैसे हो जाते हैं? इसमें देखिए, कमिश्नर के तौर पर वो तो एक्सीडेंटल था। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि कमिश्नर क्यों। जी, एक घटना घटी संभल में, वहाँ पे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने घटना को हैंडल किया। सूचना जब मिली कि इस तरीके की चीज़ हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है, ये टीम वर्क है। जो कमिश्नर का दायित्व है वो सुपरवाइजरी है, यानी प्रथम दायित्व है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का। जी, उनको ऐसे मामले हैंडल करने होते हैं। हमारा रोल सुपरवाइजरी है, हमारा रोल एडवाइजरी है, और मैं अपने दायरे के अंदर हूँ। जी। तो वहाँ पर जब घटना घटी तो मुझे सूचना हुई, डीआईजी साहब मौके पे थे, मैंने बात की, मुझे लगा कि मुझे पहुँचना चाहिए, और फिर मैं तुरंत सूचना मिलते ही कि अभी बाकी सारी चीज़ें नहीं हुई थी, पर हाँ आशंका है, आशंका की खबर मिलते ही मैं यहाँ से निकल चुका और मैं दूसरे रास्ते से गया जानबूझकर। तो मेरे पहुँचते पहुँचते लेकिन ये घटना, मैं दूसरे स्थल पर था और उस समय दूसरी जगह पे ये घटना हो गई। मैं अपनी मौजूदगी मेरी दूसरी जगह पे थी। अब एक चीज़ होती है कि एक ऐसी घटना घटी तो उस समय आप देखिए, जिलाधिकारी का और पुलिस अधीक्षक का काम प्रथम दृष्टा एक साथ कई मोर्चों पे जूझना होता है।
जी। एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसमें सारे अधिकारियों के साथ लगना, दूसरा लोगों के साथ बातचीत शुरू करके विश्वास बहाली करना, तीसरा इस घटना के आफ्टर इफेक्ट्स को हैंडल करना। अब इसी बीच में घटना इतनी अगर बड़ी लोगों को लगने लगे, जो है भी, तो फिर क्या होता है, मीडिया भी आता है। अब वो मीडिया को भी हैंडल करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन जब कई मोर्चों पे जूझ रहा होता है तो उनके जो हैंडलिंग में ओवरलैपिंग होती है, उस ओवरलैपिंग को लोग कमजोरी बनाते हैं। कई बार उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि ये देखो इतनी बड़ी लापरवाही। अब क्या होता है, ऐसे समय में टीम वर्क की आवश्यकता होती है। हम लोग बैठे, हम लोगों ने विचार किया, आपस में काम बांटे जी। वो जो काम की लोगों को सूचना देना है वो एक जगह से हो सकता था, वो जिम्मेवारी मैंने संभाली। जो बाहर से फोर्स के सपोर्ट की, इन्वेस्टिगेशन टीम को गाइड करने की, ये सारी चीजें और बातचीत बहाली की, वो मैंने और डीआईजी साहब ने संयुक्त रूप से संभाली। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तो काम कर ही रहे थे, उनके जरिए हमें जो करना था उनके जरिए करना था, क्योंकि जो मूल रूप से टीम है जो काम कर रही है वो वही है, दायित्व तो प्रथम दृष्टया उन्हीं का है। और बाकी मोर्चों पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों साथ कर रहे थे। इस एक ही समय में जिलाधिकारी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, शासन तक रिपोर्ट भेज रहा है, बहुत सारी चीजें उनको करनी होती है। अब हमने दो पहलुओं पे अपनी भूमिका बढ़ा दी, क्योंकि रोल हमारा सुपरवाइजरी है। अब सुपरवाइजरी रोल में कोई ये कहे कि कमिश्नर क्यों जा रहा है, मैं किस बात का सुपरवाइजर? बिल्कुल घटना न बढ़ने पावे, न गलत तरीके से प्रेजेंट होने पावे, न फ्लेयर अप होने पावे। तो मेरा और डीआईजी का रोल यही था, और वो हमने वो रोल पूरी करने की कोशिश की। ये प्रयत्न किया कि ये बात इस तरीके से, जो गलत तरीके से लोगों के बीच में न जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम पारदर्शी तरीके से चीज़ों को रखें ताकि लोगों का भरोसा हम हासिल कर सके। हमने वो पूरा प्रयत्न किया और आज तक हम वही प्रयत्न कर रहे हैं कि हम पारदर्शी तरीके से चीज़ों को रखें, पूरी तरह से तार्किक और साक्ष्यों के साथ, ताकि जो लोगों में अफवाह फैलाई जाए या लोगों में भ्रम फैलाया जाए या गलत तरीकों से मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाए, उस पर लोगों को अगर सही सही तथ्य मिलते रहेंगे तो लोग कम से कम कूल कंपोज्ड रहेंगे, प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे। और अभी तक हम ईश्वर की कृपा से इसमें सफल हैं। ट्विटर पे आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देंगे आप इसके लिए? मेरा देखिए उनसे कोई तुलना है नहीं। वो एक राजनेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके अधीन मैंने काम किया है, अभी माननीय सांसद हैं। जाने क्यों ये चीज़ जाके उनसे भिड़ गई जी। आप देखिए उसके जो घटना हुई उस दिन भी रात को क्या होता है, ऐसी घटनाएं लोग मानते हैं, कई बार लोगों को लगता है ना पुलिस और प्रशासन ने ये घटना की है, एक बार की एक वर्डिक्ट दे दिया जाता है, जैसे कि पुलिस और प्रशासन में इंसान है ही नहीं। मैं ये मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ सार्वजनिक रूप से कि ठीक है, बहुत सारे अधिकारी गलत तरीके से हरकत करते पाए जाते हैं जी। बहुत सारे अधिकारियों के आचरण भी हो सकता है पब्लिक के बीच में बहुत अच्छे ना हो, वो कोई भी हो सकता है, पर इसका मतलब नहीं है कि सारे अधिकारी गलत हैं। जो आम तौर पर ज़्यादातर अधिकारी जो मैंने देखे हैं वो संवेदनशील होते हैं और जागरूक होते हैं पब्लिक के अपने दायित्वों के प्रति, मैंने उनको सजग देखा है। तो दोनों दो पहलू, अब ये है कि कौन सा पहलू निकल के गया और किसका क्या अनुभव रहा। एक ही व्यक्ति के बारे में किसी के अलग और किसी के अलग अनुभव हो सकते हैं। तो हम जब ऐसी घटनाएं होती है तो हम भी उद्वेलित होते हैं। उससे जुड़ी दो लाइनें मैंने पाई तो उसके पहले भी पोस्ट की हुई हैं जी। फिर उसके एक दिन बाद मैंने ये पहली बार मैंने नहीं किया, ये गाहे बगाहे जब मुझे मौका मिलता है, क्योंकि एक तो फुर्सत मुझे नहीं मिल पाती, सोशल मीडिया में पे बहुत ज़्यादा मैं रह नहीं पाता जी। तो कभी कभार जब किसी बहाने अगर फुर्सत मिलती है, मसलन मेरे पे अगर नोटिफिकेशन आ गया कि किसी का कोई बड़ा अगर साहित्यकार है, खास तौर से साहित्यकार या कोई बड़ा व्यक्ति है जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, अगर उसका जन्म जयंती है या फिर डेथ एनिवर्सरी है, उस समय हो जाता है, अगर समय मिल पाया तो मैं उसके बारे में पोस्ट कर देता हूँ जी। और साहित्यिक अभिरुचि रही है
साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ तो ऑब्वियसली रहेगी। रहेगी। और मैं कविताओं को भी उतनी गंभीरता से सुनता और इंटरेस्ट लेके सुनता और पढ़ता हूँ, वो चाहे हिंदी की हूँ, चाहे इंग्लिश की हूँ, चाहे या बहुत बारी अन्य भाषाओं की भी अगर समझ में आ जाए तो कभी जैसे गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की एकला चलो रे तो बांग्ला में है, उसको वो भी उतनी ही अच्छी लगती है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ से वो कनेक्ट हो रही हो, अगर माहौल पे सही है तो आप उसको पोस्ट कर देते हैं। अब उसको लोगों ने जोड़ दिया उनसे, ऐसा कुछ है नहीं और मैं चाहूँगा भी नहीं। नहीं, कहीं ना कहीं मैंने जो देखा है तो आपको तो मतलब आप ही के इंटरव्यू में मैंने देखा एक रिसर्च के दौरान कि आपका कहीं ना कहीं मन था कि लखनऊ में काम करने का, लेकिन जिस भी जिले में गए आप कहीं ना कहीं लखनऊ में बैठे लोगों को उस जिले को एक इक्वल देते हैं। जैसे कि मैं आज मुरादाबाद में आज ही के पेपर में देख रहा था कि गार्गी चौधरी आज देश में 3 लोगों को अवार्ड मिला है, वो मुरादाबाद मंडल से राष्ट्रपति पुरस्कार। और सेल्फी पॉइंट जो आज लखनऊ में कुंभ को लेके सेल्फी पॉइंट बना है वो कहीं ना कहीं मुरादाबाद में भी सेल्फी पॉइंट बना है। तो ऐसा मैं जो देख पा रहा हूँ कि पैरामीटर तो आप राजधानी का ही सेट कर रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से है, उनके लिए तो हर एक जगह जनपद है जो उनका निर्देश है। मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, जो निर्देश है उसके हिसाब से बोल 18 मंडल हैं। नहीं तो ये निर्देश केवल आप ही को क्यों दे रहे हैं? निर्देश सबके लिए है। देखिए क्या है, अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी है, मेरे लिए सहूलियत है। अब यही बात आप बांदा में तो नहीं सोच सकते, यही बात आप हमीरपुर में तो नहीं सोच सकते। अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे भी लोग प्रयास कर रहे होंगे। क्या है, एक पैरामीटर पूरा होता है तो आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, कौन सी जगह पे कौन किस परिस्थिति से जूझ रहा है, उसके लिए प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है वहाँ की प्रायोरिटीज़ अलग हों, पहले उस प्रायोरिटी को पूरी करें फिर इस दूसरे पे बढ़ें। हमारे लिए क्या है, एक एक स्टेप। अब जो पश्चिम और पूरब में, बुंदेलखंड में और मध्य में अंतर तो है ना, वो मैं भी उनकी जगह रहता तो शायद किसी दूसरी प्रायोरिटी से जूझ रहा होता। नहीं, अंतर तो समझ सकते हैं भाई, भौगोलिक परिस्थितियां। नहीं, लेकिन सुपरविजन में कौन सी प्रायोरिटी? मैं नहीं, जो रिफ्लेक्ट होता है वो वही तो है। सुपरविजन तो मैं उसी का करूँगा ना जो काम हो रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ नगर आयुक्त काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जिलाधिकारी काम कर रहे हैं, वीसी काम कर रहे हैं या सीडीओ काम कर रहे हैं। अब मैं उसको थोड़ा सा जब वो काम कर रहे होते हैं, चर्चा होती है, मैं उसमें थोड़ा सा और चीज़ें जोड़ देता हूँ और वो आगे बढ़ के वो संयोग हुआ कि क्लिक कर गई, अच्छा हो गया। जैसे अभी हमारे सीडीओ को एक पुरस्कार मिला दिव्यांग लोगों के काम करने के। यहाँ पे दिव्यांग लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की गई। अब क्या हुआ, उस दिव्यांग लाइब्रेरी की जो कॉन्सेप्ट है भी वो मेरा नहीं था, वो सीडीओ साहब का नहीं था, वो कहीं और से आया और फिर उसको क्लिक करता है, अच्छा ठीक है इस पे हम काम कर सकते हैं। फिर हमने उनको बताया, फिर उन्होंने उस पर काम किया। आज मुझे खुशी होती है जब उनको अवार्ड मिलता है कि ठीक है एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने वाले ने किया। अब ये बात अगर मैं दूसरी जगह रहता, शायद बुंदेलखंड में, तो उस समय मेरी प्रायोरिटी कुछ और होती शायद, कि उस समय की ज्वलंत बिंदु क्या है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जानता है कि अच्छा बर्निंग इशू क्या है। जी जी, नहीं बहुत। आप एक प्रश्न आपका था जी कि भोजपुरी भी आप बोल लेते हैं, और क्योंकि आप वहाँ से हैं, और उसके बाद तो एक इंटरव्यू आपका देख रहा था मैं, जिसमें आप गुड़ भेली ये दोनों बनाने का भी, और ये सब भी, इसके शायद आप पारंगत व्यक्तियों में जाने जाते थे, क्योंकि लोग जो है आपसे गुड़ और वो पहचान कराने भी आते थे। तो थोड़ा सा उसका भी हम जानना चाहेंगे कि इतनी मिठास रहने वाले व्यक्ति इतने दृढ़ निर्णय लेते कैसे थे? अब जो है पूरा मतलब तो सीता से गीता वाला फॉर्मेट है। जो अच्छा देखिए, पूर्वांचल में ही गुड़ और भेली कहा जाता है। हाँ, बाकी जगह पे गुड़ ही गुड़ है, गुड़ ही गुड़ है। गुड़ और भेली दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट केवल पूर्वांचल में। जी जी। निर्णय जो देखिए, निर्णय में दृढ़ निर्णय वही ले पाएगा जो संवेदनशील होगा। आप इस चीज़ को इस तरीके से देखिए कि कोई घटना घटी, अगर उसने मेरे मन को छुआ, ये नहीं होना चाहिए, तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, हर प्रयास करूँगा कि ये घटना ना होने पाए। तो उसके लिए तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, दृढ़ निर्णय लेना पड़ेगा, इसलिए कि मेरा मन उद्वेलित है, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटना हो। संयोग से आज हमें एक ऐसा नेतृत्व भी है जो आपको फ्रीडम देता है। अब सारा उत्तरदायित्व तो मेरा है ना, मैं कल को ये नहीं कह सकता ना, नहीं
मैं अपने तरीके से या फिर जो मैं चाहता था वो कर पाने को स्वतंत्र नहीं था। अब पूरा दायित्व आपका है, तो उस दायित्व में कोई चीज़ अगर खराब है तो नहीं हो, गलत है तो नहीं हो, और जो सही है तो वो और ज़्यादा हो, इसको देखने का जिम्मा तो मेरा है। अब ये निभाने के लिए तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं एक अनुशासित तरीके से जाना ज़रूरी है। उसी अनुशासन को कई बार लोग सख्ती कहते हैं। दोनों दो तरीके की चीज़ें हैं, जिसको लोग सख्ती मानते हैं। आप सामान्य लोगों से पूछेंगे जो यहाँ के लोग हैं जी, वो उनके लिए राहत का कारण बनता है और वो उसको सही मानते हैं, और कई बार उसको लेके बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं। जी, तो जो कड़ा कदम है या फिर संवेदनशीलता है, वो जो एक वजह है ना, जो कारण है, उससे जुड़कर उनके मायने बदलते हैं। और जो कड़ा कदम है सिर्फ इसीलिए है कि जितना हम कंट्रीब्यूशन समाज की बेहतरी के लिए है वो कर पाएँ। एक उदाहरण है कि वाटर बॉडी है, अब भविष्य कई सारे लोग हैं, हो सकता है उनके यहाँ पीने के पानी की समस्या हो जी, और उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा, और एक जगह है कि बहुत ज़्यादा पानी है, उनके लिए शायद वाटर बॉडी का बहुत वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो वाटर बॉडी अगर आसपास के एरिया है, जैसे एक ब्लॉक है वो डार्क जोन में चला गया और दूसरा ब्लॉक डार्क जोन में नहीं है, तो जो ब्लॉक डार्क जोन में नहीं है, क्या उसके लोग दोहन करते रहेंगे? ठीक बात। तो क्या उसका असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा? तो हमें तो दोनों को करना होता है। अब ये एक के लिए तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं, दूसरे के लिए है कि अच्छा चलो ये बचा के हमारे लिए भी इसकी कोशिश कर रहे हैं। दोनों के पहलू कदम एक ही है, दोनों के मायने अलग अलग हो जाते हैं। नॉर्मल लाइफ में एक बहुत ही विरले लोग होते हैं जो जिसे क्रेडिट कोई किसी को नहीं देना चाहता। आप अपने पहले कलेक्टर को क्रेडिट दे रहे हैं, उस केमिस्ट्री को टीचर को क्रेडिट दे रहे हैं जो बताता है कि पॉइंट 1 पे आप सेटिंग करके आप केमिस्ट्री साइंस छोड़ के आप लिटरेचर पे जाइए। आप उस स्कूल के बारे में भी जिक्र करते हैं, आप एक कांस्टेबल से लेके एक एसडीएम को भी अपनी चीज़ों में इंक्लूड कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें तो अलग बना रही हैं। इन सारी चीज़ों को अगर लोग कॉपी करें तो क्या इससे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? सीधी सी बात है, आप स्वीकार करेंगे न करेंगे, आपके स्वीकार करने न करने से फैक्ट बदल नहीं जाएगा। जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया उसी का मैं ठीक है, चलिए दूसरा मैं देता हूँ। जो सुगम्य लाइब्रेरी जो दिव्यांगों के लिए एस्टेब्लिश हुई, अगर जो सीडीओ हैं वो बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ मिलकर शुरुआत नहीं करते, कुछ और लोग जो पब्लिक के हैं नहीं जुड़ते, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। मेरा कॉन्सेप्ट अपनी जगह धरा का धरा रह जाता। मैं क्यों ना उनको क्रेडिट दूं कि वो इसका ठीक है, कॉन्सेप्ट मेरा था, ठीक है, मुझको किसी और ने कॉन्सेप्ट दिया, सुझाया, ये होता, फिर वो मेरे से आया। जिसने मुझे कॉन्सेप्ट दिया उसको क्रेडिट क्यों ना दूं, क्योंकि मेरा अपना ओरिजिनल तो था नहीं। इसी तरह जो आप अभी के इंसिडेंट का जिक्र किया आपने, संभल का, फ्रंट पे तो डीएम और एसपी फेस कर रहे हैं ना, मूल तो वो हैं। क्यों ना मैं इस बात को बताऊं, मेरे कहने ना कहने से उनकी क्रेडिबिलिटी तो कम नहीं हो जाएगी ना। लोग फील्ड पे देख रहे हैं, वो मैं तो यहाँ आ गया, चलिए मैं बाकी सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो कि दिन रात फील्ड पे जो है, जिनके लिए दिन नहीं रात नहीं वो काम कर रहे हैं, उनके साथ के अधिकारी, एक पुलिसमैन जो खड़ा हुआ है, वो सारे तो उस क्रेडिट के हकदार हैं। मेरे न कहने से या मेरे न स्वीकारने से तथ्य तो बदल नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुपरविजन, कई बार जब सुपरविजन ऊपर का नहीं होता है, जैसे लखनऊ में बैठे हमारे उच्चाधिकारी एकदम क्लियर कट आपको वो चीज़ें न दें तो निर्णय में दुविधा होती है, ये करें कि वो करें। वहाँ पे कैसे मैं कहूँ कि उनका उससे बड़ा रोल तो कोई हो ही नहीं सकता कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट है। अच्छा, खड़े होकर जनता को सुनना, ये किससे आपने कॉन्सेप्ट कॉपी किया, या कौन इसके आपके आदर्श कौन मान रहे हैं? देखिए, खड़े होकर सुनना तो मेरे भी फायदे में है ना, कि ज़्यादा देर चेयर पे बैठेंगे तो ठीक नहीं है, ये कहते हैं हेल्थ के लिए भी। पर एक और भी चीज़ है, पब्लिक खड़ी रहती है, हम भी खड़े रहते हैं, तो उनको थोड़ी एक सिंबलिकली हिचक खत्म होता है। कमिश्नर वाला जो वो ईगो है, वो कैसे मारते हैं उसको? ईगो होना ही नहीं चाहिए।
अब देखिए मैं शुरू से मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, हम एक रोल में हैं, ये एक लेवल पे हमें हासिल हुआ और फिर एक लेवल पे मैं हमेशा कमिश्नर नहीं रहूँगा और हमेशा था भी नहीं। ये तो सरकार के प्रसाद पर्यंत है, इस बात का क्यों ईगो हो। सरकार जो ड्यूटी देगी जिस जगह पे, और जब तक हम सरकारी सेवा में हैं उसके बाद तो फिर मैं आम आदमी ही। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कितने लोगों का सुन लेते हैं लगभग आप खड़े होके? लगभग दिन भर में एक मिनिमम जो नंबर है वो कभी 50 से कम नहीं होता, वो 100 से ऊपर ही हमेशा होता है। जिस दिन एकदम से खाली होता है उस दिन भी 50 होते हैं, लेकिन हाँ 100 लोग आ जाते हैं। और वो 100 लोग इस उम्मीद में आते हैं ना, कई बार होता है कि आपके बारे में लोग बाहर बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, तो कमिश्नर साहब देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कई बार मैं पूछता हूँ कि अच्छा डीएम साहब के पास गए थे कि नहीं गए थे, तो कहते साहब नहीं गए। क्यों? वो साहब आपके यहाँ से हो जाएगा। एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, उसकी वजह से भी लोग कई बार जाते हैं। मैं उनको भेजता भी हूँ डीएम के पास। हमारे सभी डीएम्स ठीक है, काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ऊपर मॉनिटरिंग भी हो रही है। आप देखेंगे IGRS की माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बहुत सख्त मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ तक कि आप किसी की शिकायत का गलत निस्तारण कर दें तो उस पर भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो ऑब्वियसली अलर्टनेस तो अधिकारियों में उतनी होगी। मैं नहीं कहता कि नहीं, उसके बावजूद भी गलतियाँ नहीं हो रही हैं। बीच में हमारा भी रोल है, हम उन गलतियों को पकड़ें, सही जगह उसको दुरुस्त करें। पर पब्लिक जो आती है वो ज़्यादातर इस तरीके के होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि नहीं डीएम साहब ने कहा था नहीं हो सकता, तो उनको यकीन है नहीं कमिश्नर साहब तो कर ही देंगे। मैंने कहा ना, वो एक दिमाग में होता है कि नहीं साहब। नहीं जैसे अभी अच्छा, आप ये सॉरी आपको इंटरप्ट किया कि ये जो चाइल्ड केयर फंड, ये इसको पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं कि थोड़ा सा और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए? देखिए ये निकला था संयोग से, ये कोविड पीरियड में शुरू हुआ था। तब क्या था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का रिलीफ फंड था, माननीय मुख्यमंत्री जी का रिलीफ फंड था। कई बार लोग क्या करते थे कि उनमें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न इसलिए ये है कि जो आप दे रहे हैं लोगों को, उस तरह के फंड तो हमको लगता है गवर्नमेंट के पास भी उपलब्ध होंगे, जितना आप लोगों से फंड रेज करके लोगों को दे रहे हैं। जो मैं इसीलिए उस पर आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि लोग ना जनरली, चूंकि वो दिखता नहीं है ना कि मेरे पैसे से क्या हो रहा है, तो फिर जो लोकल कई सारी तरीके की समस्याएं होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंड एस्टेब्लिश किया गया। अच्छा कोविड बीता, कोविड के टाइम उससे हमें बहुत मदद मिली, लोगों ने सहयोग भी खूब किया। उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद क्या, फिर कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैं जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया और धीरे धीरे बाज़ार खुल रहे थे, तो ये था कि एक जगह इकट्ठा मत होइए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके सारे काम करिए। तो मैं निकला हुआ था बाहर, तो मैंने देखा कुछ बच्चे गुब्बारे बेच रहे हैं। मैंने पूछा कि बच्चे क्यों गुब्बारे बेच रहे हैं, तो पता चला कि उनके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति बीमार है जो सोल ब्रेड अर्नर था, और उसके बाद सब मुश्किल हुई तो उसको भरपाई के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो मैंने सारे गुब्बारे खरीद लिए। उसके बाद फिर रास्ते में आया, फिर चर्चा हुई, फिर ये हुआ कि अच्छा आज तो गुब्बारे खरीद लिए, कल फिर वहाँ से ये आइडिया आया कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि परमानेंटली ऐसे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ सकें। वो तब ये था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिलीफ फंड चल रहा था, तो ये था कि अगर हम बच्चों के लिए कोई अलग फंड जनरेट करें तो कोई कैसे क्यों देगा, ऑलरेडी एक फंड में दे रहा है। और एक तरीके से ये भी है ना, जो आपने सवाल किया कि पहले हमें ये देखना होता है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से उसमें है। गवर्नमेंट के क्राइटेरिया सेट होते हैं, उस क्राइटेरिया में सारे आने ज़रूरी नहीं है। अच्छा गवर्नमेंट एक एक व्यक्ति को काउंट करके तो क्राइटेरिया तय नहीं कर सकती, तो फिर इतने माइक्रो लेवल पे जाना। हाँ, तो फिर एक चीज़ तय हुआ कि जनरली आप देखेंगे डीएम के साथ लोगों को फ़ोटो खिंचवाना है। बहुत सारे लोग तो आप देखेंगे आपको सम्मानित करने के लिए आए हैं कि नाम पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो और बुके लेके आते हैं और मिठाइयाँ लेके आते हैं। अब जनरली मैं इन चीज़ों को नहीं स्वीकार करता था, तो फिर ये हुआ कि अच्छा ले ही तो जाएं। तो आइडिया है कि ठीक है, हम आप फ़ोटो ही तो खिंचवाना चाहते हैं, ठीक है आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएं, क्यों ना सर्टिफिकेट के साथ फ़ोटो खिंचवाएं कि अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो।
और फिर वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ये एक संयोग था, वहाँ से ये चलते चलते फिर हमने ये देखा और बाद में जो बच्चों की नीड्स के बारे में देखा। क्या होता है कि आप बच्चों के बारे में क्राइटेरिया बना सकते हैं कि उसकी एजुकेशन इतने साल का है, ये होनी चाहिए। कई बार उसकी एजुकेशन इसलिए छूट सकती है क्योंकि उसके परिवार का जो उसका गार्जियन है वो कैपेबल नहीं है। उस पूरे कॉन्सेप्ट को जोड़कर जो हमने बनाया उसमें पहली क्राइटेरिया ही यही है कि अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी जो योजना है उससे अगर आच्छादित हो सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, तो आपको इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक दूसरा, आपको मुरादाबाद मंडल का निवासी होना चाहिए। तीसरा कि इस बात का वेरिफिकेशन होगा कि क्या आपके पास कोई साधन नहीं है कि आप उसको कर पावें। अगर नहीं कर है साधन तभी होगा। वर्किंग आवर में कोई इस पे काम नहीं होगा अगर ज़रूरी, और कभी किसी के हाथ में पैसा नहीं देंगे। सीधे जहाँ पे उनका लगना है वहीं पे जाएगा। ये सारी चीज़ें तय करके पूरा स्ट्रिक्ट नॉर्म उसके बनाए हैं और उस नॉर्म पे काम कर रहे हैं। और कई बार मतलब जब देखते हैं कि कोई सा बच्चा पढ़ रहा है या कोई किसी बच्चे के हेल्थ में बहुत बेहतरी, हमारी एक बच्ची थी जो शायद किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता तो मर जाती है, और जो नॉर्म है उसके हिसाब से चलती तो संभवतः तो उसके पास इतना वक्त नहीं था, तो हमने तुरंत के तुरंत प्रोवाइड करा। इसमें यही है कि तुरंत हो जाता है। तो तात्कालिकता की जितनी चीज़ें उसी को हम लेते हैं। जहाँ जहाँ उनके लिए गवर्नमेंट में ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ हम टेकअप बिल्कुल नहीं करते। उसको प्रोसीड करते हो कि मतलब उसको गवर्नमेंट से ही मिल जाए। वो तो गवर्नमेंट। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि हमने किसी की मदद की और उसको गवर्नमेंट के उसमें आच्छादित हो सकता है, तो गवर्नमेंट आच्छादित करा तो वापस वो अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि कभी कोई मुरादाबाद के बाहर का आया हो, आपके ये सुना हो, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे लोग डालते ही हैं, पता ही चलता है लोगों को, तो ऐसा हुआ क्या कभी कि कोई बाहर का आया हो, कहा हो कि मुझे मदद? और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हम जो अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे समाज सेवी हैं जो उनकी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से उनकी मदद हो जाती है। देखिए, मैंने जैसा कहा ना, हम सरकार के मैसेंजर हैं। हमारे पास लोग समस्या लेके आते हैं और समस्या ही लेके आएंगे, और हमारी ड्यूटी है कि उस समस्या का जो भी पॉसिबल समाधान है वो देने की कोशिश करें। कई बार समस्या दायरा लांघ देती है तो हम उसको पब्लिक के बीच में ले जाते हैं, और कई सारी संस्थाएं, ऐसा नहीं है हमारी गवर्नमेंट के नाम में नहीं होगा तो पब्लिक के बहुत सारी संस्थाएं उनके नाम में आएगा। हमारा काम कनेक्ट कराना है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जब हमारे पास कोई आता है, एक उम्मीद लेके आता है, कई बार ऐसा होता है ना, वो सरकार से उम्मीद लेके आता है, अधिकारी से नहीं, और फिर अधिकारी अगर उसकी मदद कर देता है तो उस अधिकारी के बारे में भी लोग पॉजिटिव सोचने लगते हैं, ये तो बोनस हुआ, लेकिन एक्चुअल में तो सारी ताकत सरकार की है। आज जो लोग मुझे जान रहे हैं वो इसलिए जान रहे हैं क्योंकि मैं इस जगह पे बैठा हूँ जहाँ जो सरकार की बैकिंग पे है। जो पद है वो सरकार का है, जो पोस्टिंग है वो सरकार की है। अगर सरकार न हो और सरकार की ताकत हमारे पीछे न हो तो हमें कौन जानेगा? जो है वो सारा सरकार का है, हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं। हाँ, एक बहुत अंतिम और एक बहुत व्यक्तिगत सवाल कि जैसे सरकार का बैकअप है और आप एक प्रशासनिक पद पे हैं, घर में जाते होंगे तो भाभी जी के मन में भी तो डर रहता होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ों को आप मैनेज करते हैं। 2 बच्चे हैं, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, वो वाला आप कैसे मैनेज करते हैं? हम लोगों को भी सीखने की जरूरत है क्योंकि हम लोग के घर में बच्चे हैं, पत्नियां हैं, क्योंकि हम लोग भी प्राय ऐसी जगह जाने का मतलब, क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा है, तो हम लोग भी ऐसी जगहों पे प्राय जाते ही हैं। तो एक डर तो रहता ही है कि मतलब ऐसी जगह जा रहे हैं कवर करने और ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप लोग कैसे? क्योंकि हम लोग तो कवर करने में हो सकता है बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन आप लोग तो फ्रंट पे रहते हैं। जैसे अभी संभल वाली घटना में देखा मैंने कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट एक पहने हुए, लेकिन आप सबसे आगे थे, आपके साथ और भी ऑफिसर बगल में मनुराज जी थे और सब लोग थे, तो इस डर को कैसे मैनेज करते हैं? ये तो हमारे काम का हिस्सा है, उससे तो हम पीछे हट नहीं सकते। पर एक चीज़ है कि मैं ऑफिस के काम को कभी घर लेके नहीं जाता, वो ऑफिस में ही छूट जाता है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशंस भी नहीं होते। हालांकि मीडिया के माध्यम से कई बार जब मीडिया में कोई चीज़ उछल जाती है तो पता चलती है, और जब पता चलती है तो
जाहिर सी बात है कंसर्न होता है, तब तक वो सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। और फिर बाद में लेकिन हमारे परिवार को भी पता है कि ठीक है, अब जिस टाइप का प्रोफेशन है उसमें सारी चीज़ें होंगी, वो हमारी ज़िंदगी का बहुत एसेंशियल हिस्सा है। धीरे धीरे उनको भी आदत हो जाती है कि ठीक है, ये तो होगा ही। कई बार अपना कंसर्न, अपनी चिंता जाहिर भी करते हैं। मसलन परिवार आपका नहीं चाहेगा कि कोई आपको दुश्मन माने, बहुत सारे लोग मानने लगते हैं। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, जिसके विरुद्ध हम कोई चीज़ करेंगे वो ये मान के कि नहीं इन्होंने किया। जैसे जो शुरुआत में ही हुआ ना कि एक पर्सनल चीज़ों से जोड़ दिया गया कि नहीं आपने किया, मैंने नहीं, कानून ने किया। ये बात को कोई नहीं मानता, कानून ने किया। अब ये बात सारे नहीं मानते, तो फिर क्या होता है कि जो एनमिटी डेवलप होती है, वो परिवार तो नहीं चाहेगा कि आपकी किसी से एनमिटी हो, तो उनका कंसर्न अपनी जगह होता है। अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ वही परिवार से भी कहना पड़ता है कि हमारे प्रोफेशनल हैजार्ड्स है, इस सर्विस में हैं तो ये हमारा एसेंशियल पार्ट है। कई बार ये भी होता है कि अच्छा बाकी कोई तो नहीं कर रहा, आप ही क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये हम लोगों से भी प्रश्न होते हैं कि आप ही हैं क्या इस काम को करने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट पाता, न हट सकता हूँ। सबकी एक आदत होती है, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, अधिकारियों की ही बात कर रहा हूँ, कि वो अपने दायित्व पूरा करते हैं। कई बार कोई बोल्ड तरीके से सामने दिखाई देता है, कई बार नहीं दिखाई देता है। आज जो मैं आपको दिख रहा हूँ उसमें बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आज भी इस प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, उनकी छाया है। उनसे जो सीखा है वो अनुभव आता है सामने, रिफ्लेक्ट, लेकिन मैं सामने दिखता हूँ। उन्होंने अपनी अपनी जगह पे वो चीज़ें की हैं। कई बार उनसे जो उन्होंने जो शेयर किया, चाहे मुझसे शेयर किया, चाहे पब्लिकली शेयर हुआ, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यही जवाब मैं देता हूँ कि अगर किसी का आपको कोई दिखे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग नहीं करते तो आप क्यों कर रहे हैं, परिस्थितियाँ मेरी हैं, मैं ही करूँगा, यहाँ बाकी कोई तो है नहीं। तो ये सवाल हम अक्सर जूझते हैं इससे। कई बार जब हम इस तरीके के काम करते हैं जहाँ पे पब्लिक खुश होती है या अप्रिसिएशन मिलता है, वहाँ पे उनको भी खुशी होती है जब खबरें देखते हैं। और फिर कई बार जब उसमें ऐसे कंसर्न्स होते हैं तो दिक्कत होती है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जब इस सेवा में आप हैं तो आप उससे अलग नहीं हो सकते, और इसको स्वीकारना ही है, इसी को साथ लेके चलते हैं। बहुत ज़्यादा मेरी सफाइयाँ देने से भी ऐसा नहीं कि लोगों की सोच बदल जाएगी। जो जैसा सोच के जिसने रखा हुआ है कि इसी तरीके से काम करते हैं, जैसे मैं अभी तक लोगों की धारणा नहीं बदल पाया, मुझे बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे जैसे लोगों के पास सच्चाई जाएगी, मैं ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखता हूँ, पारदर्शिता में, और पूरे पारदर्शी तरीके से चीज़ों को रखता हूँ सामने। मेरा लॉजिक में भरोसा है कि तार्किक हों आप, और तार्किक तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करें, और वही हमारी जो सर्विस का जो अनुशासन है वो भी है, तार्किकता। मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे, बाहर भी और जो परिवार है वो भी, और समझता ही है। नहीं, इसी पे मतलब आपके पास तो बहुत सारी लाइनें होंगी, हमारे दर्शकों को भी और अपने चाहने वालों को, परिवार को, एक दो लाइनें अगर कुछ आपकी फेवरेट हो जो हम लोगों के माध्यम से लोगों तक जा सके, तो आप अगर अभी इस समय तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी हैं, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भगवान राम का चरित्र है, और जो रामचरित्र मतलब रामायण है, रामायण की जो पूरी दास्तान है, जो कथा है, वो एक आदर्श है मेरे लिए। और वो अक्सर खराब से खराब परिस्थितियों में मेरा मार्गदर्शन भी करती है, मुझे अच्छा भी लगता है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से है, बचपन से है। वो मेरे पिताजी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, जब मैंने वेद और उपनिषद उस समय पढ़े थे, जब मेरी उस वेद उपनिषद पढ़ने की उम्र नहीं थी, तब भी पढ़े। और शायद मुझे लगता है कि कई सारे धर्मों के ग्रंथ पढ़े। जो वो वेद और उपनिषद हैं, जो राम का चरित्र है, वो बहुत गाइड करता है, क्योंकि जो उसकी सारी परिस्थितियाँ ना, मैं उसी एरिया का रहने वाला हूँ तो उसको कनेक्ट कर पाता हूँ।
शायद इसीलिए मैंने नाम लिया कि हम उस इलाके के, उस एरिया के रहने वाले हैं, तो हम उस परिस्थितियों से कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उससे। आप लकी हैं कि आप राम को कनेक्ट किए, नहीं तो जिस इलाके से आते हैं वहाँ लोग रॉबिनहुड को कनेक्ट किए तो उसके दुष्परिणाम भी मैं झेले। इसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहता। चाहे जो हीरोइक वर्शिप है, चाहे रॉबिनहुड वाली जो चीज़ें हैं, मैं इसके कभी फेवर में रहता नहीं। क्योंकि मैंने जो शुरू से चीज़ें देखी हैं, ये बहुत अच्छा संदेश देती नहीं है। समाज है, समाज को करेक्ट समाज ही करता है, और लोगों के सहयोग के बिना लंबा समाधान, बड़ा समाधान मिलता भी नहीं है। शायद इसीलिए मैं बार बार लोगों से जो संवाद करता हूँ, उसकी वजह यही है कि जो समाधान मिले वो एक स्थायी समाधान हो, लोगों की जो समस्याओं को एक लंबे समय तक उससे राहत दे सके, और उससे लोग जब सहमत होते हैं तो हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को याद किया जो गाइडिंग फोर्स रही है हमेशा से, कि न राम ने कभी शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, भगवान राम ने चमत्कार नहीं किए कोई, और जो दायित्व है ना, जो ड्यूटी है, ड्यूटी क्या होती है उन्होंने बताया। एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक राजा के रूप में, एक पति के रूप में, हर तरीके से। बहुत सारे लोगों के लिए आलोचना का केंद्र भी हो सकता है, पर मेरे लिए वो गाइडिंग फोर्स है कि अपने दायित्वों की पूर्ति हर हाल में करनी चाहिए, और जहाँ तक संभव हो करनी चाहिए। ये तो मैं दावा नहीं कर सकता कि नहीं, कभी मेरे दायित्वों में चूक नहीं हुई हो, पर जानबूझकर चूक कभी नहीं होगी, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। और मैं आपसे अब, क्योंकि आपका बहुत समय ले चुका हूँ, अंतिम प्रश्न है। शायद हो सकता है कि मतलब ये हमारे लिए बिल्कुल नया प्रश्न है, क्योंकि ये मेरे मन का वास्तव में नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ। किसी ने कहा कि ऐसा हो रहा है, तो मैं सोचा अब आपसे पूछ ही लेता हूँ कि बहुत सी चीज़ें यहाँ से आप भेजते हैं, और क्योंकि आपका नाम बड़ा होता जा रहा है, लखनऊ में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे चीज़ों की प्रतीक्षा में हैं कि मतलब कुछ बदलेगा, कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो कुछ जांच में या कुछ फाइल्स में वो वापस आने में बहुत लेट हो रहा है। ऐसा कुछ है क्या सच में ऐसा? नहीं, मैं देखिए, मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने जो सुपीरियर्स हैं और जूनियर्स हैं, सबका बराबर से सहयोग मिला है। चाहे अफवाह मानूं मैं, बिल्कुल, चाहे आप फतेहपुर देखें, चाहे रामपुर देखें, मैं अपने साथ काम करने वाली जो नीचे की टीम है उसका बहुत ऋणी हूँ। जो मैंने निर्णय लिया, उनसे बातचीत की, उन्होंने सहमत जताई। सहमति के दो मायने होते हैं, या तो उस बात से सहमत हैं, या फिर चूंकि आप बॉस हैं तो आपको ना कौन कर सकता है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। दोनों में फ़र्क है कि नहीं है, ये पता चलता है आपको जब उस काम का फील्ड पर एग्जीक्यूशन होता है, क्रियान्वयन होता है। जी, जो आपने सोचा था अगर वैसा ही क्रियान्वयन हो रहा है तो आप मान सकते हैं कि वो कन्विंस्ड थे। जी, अदरवाइज वो केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं का मतलब आप बॉस हैं इसलिए वो कर रहे हैं। और मैं कहीं पे भी मेरी पोस्टिंग रही, मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि, और मैं जो मेरे साथ काम करने वाले सहयोगी हैं, हाँ, वो किसी भी स्तर के हों, उनका बड़ा रोल रहता है। मुझे तो चीज़ों को केवल प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूशन उनको करना है। आज की डेट में मैं कमिश्नर हूँ। अगर पूरे मंडल में कोई भी चीज़ हो रही है, उसमें यहाँ पे जिलाधिकारी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। कई बार होता है कि नाम मेरा हो रहा है, पर बिना जिलाधिकारी के सहयोग के, बिना सीजीओ के, यहाँ पे नगर आयुक्त हैं, आप देखेंगे मुरादाबाद नगर में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, बिना नगर आयुक्त के एक्टिव रोल के तो हो नहीं सकता। या फिर प्राधिकरण में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बिना उपाध्यक्ष जो वीसी हैं उनके एक्टिव रोल के बिना तो हो नहीं सकता। हाँ, मेरा रोल एडवाइजरी है, सुपरवाइजरी है, और वो मानते हैं, अगर कन्विंस होते हैं तो मानते हैं। तो एक तो सौभाग्य ये रहा मेरा। दूसरा, पिछले 3.5 साल से ज़्यादा हो गए, मैं अभी इस समय इस मुरादाबाद मंडल का सबसे ज़्यादा समय से कमिश्नर हूँ। सबसे ज़्यादा कार्यकाल लंबा मेरा हो गया। बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, इसके पहले कमिश्नर थे जो 3 साल 7 महीने रहे हैं, पर उनके बाद थोड़ा सा ही ज़्यादा मेरा कार्यकाल हुआ है। इस पूरे दौरान मैं आंकड़े आपको दे सकता हूँ कि मुरादाबाद मंडल
किसी भी मंडल से और उसका कोई भी जिला किसी अन्य जिले से विकास के मामले में कम नहीं रहा है। चाहे आप काम के मूल्य से आंक लें, चाहे काम की प्रकृति से आंक लें। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के पता नहीं कितने हमने यहाँ विजिट्स देखी जी। और जिस तरीके से वो यहाँ रुचि लेते हैं यहाँ की चीज़ों में। फिर यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज, एक सद्भावना मंडप जो पूरे देश में अपने किस्म का अलग है। बहुत सारी नई चीज़ें इस मंडल ने देखी हैं अलग अलग जनपदों में। जो तीनों नाम लिए तीनों अलग अलग जनपदों में हैं। मैंगो पैक हाउस अमरोहा में, संभल में बहुत सारी, जो संभल जो कि मेरे यहाँ का सबसे पिछड़ा जनपद है, उसमें बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये बिना हमारे सुपीरियर्स के सहयोग के तो हो नहीं सकते। जैसे को आदत है काम करने की, जो आपका फतेहपुर वाला भी मैंने सुना है, उसके बाद से बहुत से जिलाधिकारी किए। कुछ लोग साइकिल से चले गए, तो कुछ आप पगड़ी पहन के चले जाते थे, वो भी मैंने एक बार सुना था। तो वो उस तरह की जो कार्यशैली आपकी है, उस कार्यशैली की वो अभी लगातार जारी है, वही मैं देख रहा हूँ। और एक पहलू और है, मैं इसमें बस जोड़ना चाहूँगा। हमारा काम क्या है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंदर भी 312 उसके बाद एक और व्यवस्था है, उसके एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उसके तहत हम काम करते हैं। तो उसमें क्या है, जो पॉलिसी बनाने का काम है वो सरकार का है, उसको पॉलिसी को शेप करने का काम शासन के हमारे वरिष्ठों का है, एग्जीक्यूशन के लेवल पे हम हैं, मेरा काम कोऑर्डिनेशन का है। जब ऐसा होता है कि कोई सी पॉलिसी जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को निर्धारित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं पहले भी यहाँ काम कर चुका हूँ, तो मैं किसी खास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की व्यवस्था के संबंध में बात कर रहा हूँ। तो जो मुख्यमंत्री जी का अगर उनकी नीति है कि सब कुछ बराबर तरीके से होगा, तो जो सिस्टम के सारे कील कांटे अपने आप दुरुस्त हो जाते हैं, वो तो ऊपर से नीचे तक हो ही जाते हैं। मेरा काम क्या है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो सरकार की मंशा है, टाइम से चीज़ें हों, सही प्रकार से हों और उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले। पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सरकार का सही संदेश लोगों तक पहुँचे। अधिकारी संदेश को अच्छा या खराब करने का जरिया भी हो सकता है। जहाँ पे जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो हम जैसा व्यवहार करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो मानते हैं कि सरकार भी ऐसी है, चाहे वो सरकार ऐसी हो। बिल्कुल। इस बात को लेके मैं बड़ा सजग रहता हूँ अपने अधिकारियों के साथ भी, और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरा कोई कंडक्ट पब्लिक के सामने ऐसा न जाए जो सरकार का मैसेज खराब करे, क्योंकि ये कोई अधिकार नहीं है मुझे कि मैं सरकार के बारे में किसी तरीके का अपनी तरफ से कोई मैसेज सही न पहुंचाऊं, उसको किसी तरीके से गलत होने दूं या उसके बारे में भ्रम भी होने दूं। ये मेरा दायित्व है और वो दायित्व हम पूरा करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, वो उसी व्यवस्था का एक अंग है और उस व्यवस्था का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा बस हूँ, जो उसमें अपना छोटा सा रोल कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अंतिम प्रश्न, और बहुत छोटा प्रश्न है, उत्तर भी बहुत छोटा होगा, हाँ ना भी चल सकता है, लेकिन आप अगर उसको बताएंगे, जिस तरह से आपका फेम बढ़ा है, जिस तरह से लोग जाने हैं, जो काम आपने किए, जनता को भी रास आए, जनता ने पसंद किया। इवन कि आपने कहा कि सरकार की चीज़ों को एक्सप्लोर करना, तो सरकार को पसंद भी किया वहाँ पे जनता ने। आप सैंपल हैं, अगर आप कह रहे हैं उस चीज़ के, इस एरिया के, तो निश्चित रूप से इस एरिया के लोगों ने भी आपकी कार्यशैली को या सरकार की कार्यशैली को सराहा, तभी इस तरह की चुनावी चीज़ों में भी हुआ। तो जनता भी आपको पसंद कर रही है। अब आप केवल मुरादाबाद में नहीं, देश में फेमस है, क्योंकि सोशल मीडिया तो हर जगह है, देश विदेश हर जगह। तो क्या इसके बाद राजनीति में भी जाने का कभी मन होगा? एक छोटी सी चीज़ कहूँगा जी। कई बार ऐसा होता है कि मुझे 11 बज जाते हैं यहाँ ऑफिस में, अपने कैंप ऑफिस में, ऑफिस से आता हूँ 4:30-5 बजे, उसके बाद यहाँ पे जब करता हूँ तो 11 बज जाता है। अर्जेंसी होती है तो कोई शाम को मिलने को कहता है, तो फिर उसका एक दिमाग होता है कि थके हुए होंगे, चिड़चिड़े होंगे, तो बहुत छोटे में अपनी बात कह लो। अब यहाँ आता है, कोई भी आया है तो अर्जेंसी में आया है तो बहुत मजबूरी में आया होगा। और मैं हमेशा मानता हूँ कि सरकारी ऑफिस में लोग मजबूरी में ही आते हैं। और फिर उसके बाद जो मुझे काम करते देखता है, कई बार ऐसा होता है कि बाहर बैठ के उसको वेट करना पड़ रहा है, तो मैं बाकी सारे काम भी कर रहा हूँ। तो लोगों का सवाल होता है, वो सवाल यहाँ से भी होता है, मेरे घर के अंदर से भी होता है जी। कि बोर नहीं होते? अगर थकते नहीं तो बोर नहीं होते। ये मेरा पैशन है।
जिस काम में आपका पैशन हो, जो आपका पसंदीदा काम हो, कितना भी आप करें कम लगता है। इसके पहले मैं बहुत सारे प्रोफेशंस को तलाश आया और मैं जिस जगह पे आके फिट हुआ, शायद यही मेरा वो सही मेरी जगह थी जहाँ पे मैं आया हूँ। मुझे लगता है मैं इस प्रोफेशन के लिए बना हूँ और इसलिए भी कि मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। मतलब एक तरीके से पैशन है मेरा जी। और ये स्वयं की तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए वो एक चीज़ होगी कि मेरा रिजल्ट क्या रहा वो मैं नहीं जानता, कि अच्छा रहा बुरा रहा ज़्यादा रहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मैं अपना पूरा पैशनेट है काम करता हूँ कि ये मैं सिर्फ रोजी रोटी का ज़रिया नहीं है, ये मेरा पैशन भी है। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। पर मैं इस पैशन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ। जिस चीज़ के लिए बना था, तो फिलहाल तो मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता। जी। वाक कुशल व्यक्ति से बात कर रहा था मैं। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम समय का एक छोटा सा हिस्सा आपने हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रशासनिक अधिकारियों के अपने कार्यक्षेत्र में जहां असीमित अधिकार होते हैं, वहीं उनके कर्तव्यों की भी अंतहीन श्रृंखला होती है। इन सबसे इतर कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो आत्मतोष के लिए समाज और सिविल सोसाइटी के लिए चिरंतन नवीन उद्यम में संलग्न रहते हैं। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर श्री आंजनेय कुमार सिंह की शख्सियत भी कुछ ऐसे ही सूक्ष्म प्रयासों से निखरती रही है। श्री सिंह चाहे फतेहपुर, रामपुर के जिलाधिकारी रहे हों या मंडलायुक्त के रूप में आपकी वर्तमान नियुक्ति रही हो, प्रत्येक जगह आपके संवेदनशील व्यक्तित्व ने अपने जनहित में किए गए कार्यों के फलस्वरूप जन सामान्य के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है। कोविड के विभत्स दौर में आपकी कर्तव्य निष्ठा ने तो समूचे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को मार्गदर्शन किया। शहर को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाना रहा हो, पुरातन मंदिरों को भूमाफिया के चंगुल से बाहर निकालना रहा हो, विशेष आवश्यकता वाले असहाय बच्चों की मदद करनी रही हो, स्थानीय शिल्प लघु उद्योगों को बढ़ावा देना रहा हो या कृषि के आधुनिकीकरण हेतु प्रयास रहा हो, प्रत्येक कार्य में आपकी विशिष्ट कार्यशैली ने सकारात्मक परिणाम दिया। चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन फंड स्थापित करना रहा हो या जीआईसी रामपुर में प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे के लिए बच्चों को अंग्रेजी विषय पढ़ाना रहा हो, यह सब उनके सदकार्यों की एक छोटी सी झलक मात्र है। बड़ी लंबी फहरिस्त है, हम बताते बताते थक जाएंगे और आप सुनते सुनते। रामपुर के पटवाई में स्थित जस अमृत सरोवर की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में की थी, वह आपके ही सदप्रयासों का परिणाम था। एक सामान्य विद्यार्थी से प्रशासनिक अधिकारी होने तक की आपकी यात्रा युवा प्रतियोगियों के लिए जहां अति प्रेरणादायी है, वहीं अपने कार्यों से एक मानव की महामानव होने का भी आप अप्रतिम उदाहरण हैं। इस हेतु हमारी पूरी टीम, हमारा चैनल आपका हृदय से अभिनंदन करता है।